गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना राजनीतिक सिद्धांत का बैच चल रहा है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो कौन सा होगा? न्याय यानी जस्टिस। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्याय का। इससे पहले हम लोगों ने समानता देखा है, उससे पहले हमने स्वतंत्रता देखा, उससे पहले हमने अधिकार चैप्टर देखा। ठीक है, तो हम लोग अब तक राजनीतिक अवधारणाओं में 3 चैप्टर देख चुके हैं। चौथा चैप्टर है आज अपना न्याय। तो साथियों, चैप्टर नंबर 4 डाल दीजिए, न्याय। न्याय, जस्टिस। ठीक, न्याय की अंग्रेजी क्या होती है? जस्टिस। न्याय यानी जस्टिस। साथियों, ये जो न्याय होता है, हम लोग साथ के साथ लिखते चलेंगे। ये जो न्याय होता है साथियों, न्याय न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साथियों, इसका जो अर्थ होता है कि सभी को समान अवसरों की प्राप्ति, सभी लोगों को समान अवसरों की प्राप्ति कराना ही क्या है? न्याय है। सभी को बिना भेदभाव किए सभी के लिए इनके समान अवसरों की प्राप्ति कराना क्या है? न्याय है। यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? न्याय का ये अर्थ है। ठीक है मेरे साथी? ठीक है भाई। ये जो न्याय होता है साथियों, न्याय सभ्य समाज की पहचान होती है। लिखिए, न्याय क्या होता है? न्याय सभ्य समाज की पहचान होती है। सभ्य समाज की पहचान होती है। पहचान होती है, अर्थात जहां सभ्य समाज होता है वहीं न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। और जहां सभ्य समाज नहीं होता वहां न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। सॉरी। तो मैंने आपको बताया कि न्याय क्या होता है। न्याय सभ्य समाज की पहचान होती है। यानी कि जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं न्याय स्थापित किया जा सकता है। जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ न्याय की स्थापना करना संभव नहीं है। जैसे साथियों, पाषाण काल आपने पढ़ा होगा इतिहास में। पाषाण काल में क्या था कि जो मानव था वो आदि मानव था। यानी कि उसे ना तो उसके पास कपड़े थे, ना तो उसके पास सभ्यता थी कोई, तो सभ्य मानव नहीं था।
उसका काम क्या था? शिकार करना और खाना, यानी आखेट करना और खाना, अपने खाना शिकार करके खाद्य संग्राहक था मानव, यानी कि खाने को संग्रहण करके रखता था। वही वाले हिसाब से जैसे बचपन में बच्चा होता है उसके लिए केवल खाने से मतलब होता है, उसके लिए कुछ भी मतलब नहीं, कौन दादा है, कौन ताऊ है, कौन ताई है, कौन मम्मी, कौन पापा, मतलब नहीं, ठीक है। तो उसके लिए केवल खाने से ही मतलब होता है। तो ऐसी मानव था उस समय, उसमें कोई सभ्यता नहीं थी, जो मिलता था वो पहन लेता था, नंगे उघारे फिरता था ऐसे ही पाषाण काल में मानव। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पाषाण काल में मानव में सभ्यता नहीं थी, तो जब सभ्यता नहीं थी तो वहां पर न्याय भी नहीं था। जैसे जैसे सभ्यता में सुधार हुआ तो न्याय की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। जब आधुनिक काल आया 16वीं शताब्दी में, जब राजनीतिक अवधारणाओं की शुरुआत हुई, तभी हमारे न्याय की उत्पत्ति हुई। तो न्याय की उत्पत्ति कब हुई? 16वीं शताब्दी में, यानी आधुनिक काल में न्याय हमारा अस्तित्व में आया। क्यों आया? क्योंकि सभ्य समाज भी आधुनिक काल में अस्तित्व में आया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जो न्याय होता है वो सभ्य समाज की पहचान होती है। जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं हमारा न्याय होता है। न्याय जो होता है साथियों, न्याय राजनीतिक राजनीतिक समाज का, यानी कि राजनीति का क्या होता है, वो सर्वोत्तम केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी कि जो न्याय होता है वो राजनीति का या फिर राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य माना जाता है। न्याय राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। लिखिए, न्याय क्या है भैया? न्याय राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। तो राजनीति का भी उद्देश्य क्या होता है? न्याय स्थापित करना ही होता है। ये जो साथियों न्याय होता है, न्याय किसी भी समाज की अंतिम अवधारणा होती है। किसी भी समाज की अंतिम अवधारणा क्या होती है? न्याय होती है, जिसके सामने सभी अवधारणाएं अपना सिर झुकाती हैं साथियों। ये जो न्याय होता है, न्याय किसी भी समाज की, किसी भी समाज की क्या होती है? अंतिम अवधारणा होती है। अंतिम अवधारणा होती है जिसके सामने, जिसके सामने सभी अवधारणाएं, सभी अवधारणाएं अपना सिर झुकाती हैं। तो न्याय का होता है, न्याय किसी भी समाज की अंतिम अवधारणा होती है जिसके सामने सभी अवधारणा अपना सिर झुकाती हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो अधिकार हो, चाहे वो समानता हो। तो ये सभी जो अपने सिर झुकाती हैं, कहाँ झुकाती हैं? न्याय के सामने अपना सिर झुकाती हैं। चाहे साथियों हमारा न्याय अधिकार हो, न्याय स्वतंत्रता हो, न्याय समानता हो, न्याय संपत्ति हो, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यानी कि न्याय की अवधारणा और अधिकार की अवधारणा, न्याय और स्वतंत्रता की अवधारणा, न्याय और समानता की अवधारणा, न्याय और संपत्ति की अवधारणा, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यानी समझ रहे हैं, एक दूसरे पूरक मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यानी कि जहाँ न्याय है वहाँ अधिकार होगा ही होगा, जहाँ न्याय है वहाँ स्वतंत्रता होगी ही होगी,
जहाँ न्याय है वहाँ समानता होगी ही होगी। यदि स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है और भैया अधिकार नहीं है तो वो न्याय भी नहीं है, उस समाज में न्याय भी नहीं है। यानी कि न्याय अधिकार, न्याय स्वतंत्रता, न्याय समानता, न्याय संपत्ति, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लिखिए साथियों, न्याय अधिकार, न्याय अधिकार, न्याय स्वतंत्रता, न्याय समानता, न्याय संपत्ति एक दूसरे के पूरक या अनुपूरक माने जाते हैं। पूरक या अनुपूरक माने जाते हैं। तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये आप लोग अपनी कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं, है ना? बना सकते नहीं बना सकते? क्यों गुरु जी, हम बिल्कुल बना सकते। स्क्रीनशॉट लिया आपका, आपने इसका? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही जो न्याय होता है, न्याय जो होता है अपना, वो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति में क्या करता है, समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। यानी कि अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। कौन? न्याय। तो एक और बना लीजिए कॉलम, लिखिए न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति में समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है भैया? समन्वय स्थापित करता है। तो न्याय का क्या काम है? न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। समझ रहे हैं? बैलेंसिंग का काम करता है। बात क्लियर है यहाँ तक? न्याय जो शब्द है साथियों, न्याय की अंग्रेजी होती है जस्टिस। न्याय की अंग्रेजी क्या होती है? न्याय की अंग्रेजी, न्याय की अंग्रेजी क्या होती है? वो होती है जस्टिस। क्या होती है? जस्टिस। इसकी क्या होती है? अंग्रेजी होती है। जो लैटिन शब्द, कौन सा शब्द? लैटिन शब्द जस से बना होता है। जस से बना होता है। लैटिन शब्द जस से बना होता है। बात क्लियर समझ में आई आपको? एक ग्रंथ है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में कहा गया है कि जो जस्टिस है, जस्टिस यानी न्याय, जस्टिस जस्टिसिया शब्द से बना है। जस्टिस किससे बना है? जस्टिसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज को जोड़ना। जिसका अर्थ क्या होता है? समाज को जोड़ना। बात आपको समझ में आ रही है ना साथियों?
बिल्कुल आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। लिखिए जरा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, इंसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार, जस्टिसिया शब्द से मिलकर बना है। जस्टिसिया, जस्टिस जो बना है वो जस्टिसिया शब्द से बना है। शब्द से मिलकर बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ समाज को जोड़ना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? समाज को जोड़ना होता है। बात क्लियर समझ में आ गई साथियों? हाँ भाई, क्लियर है बात? इतना रफ करें हम लोग, ठीक है। जी चलिए, तो इतनी बात क्लियर है आपको कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि जो जस्टिस शब्द है जस्टिसिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समाज को जोड़ना। साथियों, प्राचीन काल और मध्यकाल में कैसा न्याय प्रचलित था? तो नैतिक न्याय प्रचलित था। यानी प्राचीन काल और मध्यकाल में नैतिक न्याय प्रचलित था। आधुनिक काल में कैसा न्याय आया? आधुनिक काल में कानून न्याय का बोलबाला था। आधुनिक काल यानी 16वीं शताब्दी से लेकर। तो कैसा न्याय प्रचलित था आधुनिक काल में? कानूनी न्याय का। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो न्याय आया वो सामाजिक न्याय आया। 20वीं शताब्दी में कैसा न्याय आया? तो वो सामाजिक न्याय आया। सामाजिक जो न्याय होता है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य होता है कि जो वंचित वर्ग है, जो समाज का वंचित वर्ग है, समाज के वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। अब आप समाज के वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे? कि भाई कुछ उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे हमें संविधान में। तो विशेष प्रावधान किए गए हैं, आप लोग पढ़िएगा। चाहे वो 15 किलो 4 हो, 15 किलो 5 हो, 15 किलो 6 हो, 16 किलो 4 में है। पूरी तरीक़ा से सेवाओं में आरक्षण की बात करता है, नौकरियों में आरक्षण की बात करता है 16 किलो 4। चाहे वो अपना 16 किलो 6 हो, है ना, आर्टिकल नंबर 340 हो। ये सब
आप लोग देखेंगे, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात करें, चाहे पंचायती राज में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये क्या है, सब विशेष अधिकार हैं। जो समाज का जो वंचित वर्ग है उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ही विशेष प्रावधान किए जाते हैं, कुछ जिसे हम सकारात्मक कार्रवाई या फिर अफर्मेटिव एक्शन के नाम से भी जानते हैं। बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए साथियों, मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल और मध्यकाल में कैसा न्याय प्रचलित था, तो नैतिक न्याय प्रचलित था। वहीं आधुनिक काल में कैसा न्याय का बोलबाला आया, वो कानूनी न्याय का बोलबाला आया। वहीं सामाजिक न्याय का बोलबाला कब आया, तो 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में कैसा न्याय आया, तो सामाजिक न्याय बोलबाला आया। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, समाज के वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, जिससे वो भी अपने जीवन खुशहाली से बिता सकें। तो साथियों, तमाम सरकारों के द्वारा ऐसे काम किए गए, चाहे वो आप लोग भूमि सुधार कानून हो, अनुसूची नंबर 9 आप लोगों ने पढ़ी हो, उसकी पूरी एक फिल्म होती है, पूरी थ्योरी होती है ना। उसमें ही आपका सज्जन सिंह का मामला हो, चाहे आपका गोलकनाथ का मामला हो, चाहे आपका केशवानंद भारती का हो, मिनर्वा मिल्स हो, है ना, ये सभी मामले उसमें आपको देखने को मिलते हैं अनुसूची नंबर 9 में। सभी क्या है, सब सरकार के द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ही सब ये कार्य किए गए हैं। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सेक्शन है हम लोग जो पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हुए चलेंगे साथियों। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो हम जल्द ही मैं एक श्रृंखला चालू करने वाला हूँ उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली। तो चलिए इसे लिखें जरा। प्राचीन काल और मध्यकाल में, लिखिए प्राचीन काल, प्राचीन काल और मध्यकाल में, प्राचीन काल और मध्यकाल में, और मध्यकाल में, प्राचीन काल और मध्यकाल में कैसा न्याय प्रचलित था, तो नैतिक न्याय। कैसा न्याय, नैतिक न्याय प्रचलित था, प्रचलित था। वहीं आधुनिक न्याय में कैसा न्याय का बोलबाला है, आधुनिक न्याय, आधुनिक न्याय, आधुनिक काल में, आधुनिक काल में कैसा न्याय, कानूनी न्याय का बोलबाला। आज जो अपना चल रहा है सामाजिक न्याय, तो 20वीं शताब्दी में, कौन सा, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जो न्याय आया अपना, उसे कहा गया सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो 20वीं शताब्दी में कौन सा न्याय आया, 20वीं शताब्दी सामाजिक न्याय आया। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है वंचित वर्गों को, वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, जिससे जो समाज के वंचित वर्ग हैं वो भी अपना जीवन खुशहाली से बिता सकें। बात क्लियर समझ में आई साथियों, हाँ क्लियर है। तो आगे बात करते हैं, जो साथियों प्राचीन भारत था, साथियों थोड़ी तबीयत नाराज चल रही है, आप देख रहे होंगे बार बार थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी जैसा कुछ फील हो रहा है ना, हो रहा है, नहीं बिल्कुल हो रहा है। तो साथियों प्राचीन भारत जो था, प्राचीन भारत में जो न्याय था वो धर्म पर आधारित था।
न्याय के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि न्याय धर्म पर आधारित था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म के पालन की हिदायत दी जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म के पालन की क्या दी जाती थी? हिदायत दी जाती थी। तो भाई प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे, इससे क्या होगा? न्याय की उत्पत्ति होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म के पालन की हिदायत दी जाती थी प्राचीन भारत में, जिससे न्याय की उत्पत्ति होगी। ठीक है साथी। तो यदि न्याय के व्यापक अर्थों में बात करी जाए तो न्याय जो होता है, न्याय का जो संबंध होता है वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। यानी न्याय के व्यापक अर्थों में इसके संबंध की बात करें तो व्यापक अर्थों में न्याय का जो संबंध होता है वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अधिकार और कर्तव्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है। लिखिए साथियों, प्राचीन भारत में न्याय के लिए प्राचीन भारत में न्याय के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था। सभी लोगों को अपने अपने धर्मों के पालन की हिदायत दी जाती थी। तो सभी लोगों के लिए अपने अपने धर्म के पालन की हिदायत दी जाती थी, जिससे क्या हो? जिससे न्याय की प्राप्ति हो, जिससे समाज में न्याय की उत्पत्ति हो सके, व्यापक अर्थ में न्याय का जो संबंध होता है लिखिए, व्यापक अर्थ में न्याय का संबंध समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच, लिखिए, न्याय का संबंध समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो व्यापक अर्थ में न्याय का जो संबंध होता है वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में साथियों वितरण न्याय का बोलबाला माना जाता है। वितरण न्याय का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस मात्रा में राज्य के लिए राजकीय और न्यायिक कार्यों में भाग लेगा,
उसी मात्रा में जो राज्य है उस व्यक्ति को पद, सोपान और संपत्ति देगा, पद, सोपान और संपत्ति देगा। ये जो वितरण न्याय होता है इसका जो आधार माना जाता है वो योग्यता को नहीं माना जाता बल्कि आवश्यकता को माना जाता है, यानी कि जिसकी जैसी आवश्यकता है व्यक्ति की। वितरण न्याय, वितरणात्मक न्याय के जो पहले समर्थक थे वो कौन थे? वो अरस्तु थे। अरस्तु ने बताया साथियों वितरण न्याय के बारे में सबसे पहले, तो इसके समर्थक माने जाते हैं। लिखिए वर्तमान में वितरण न्याय का बोलबाला माना जाता है। तो वर्तमान में वितरण न्याय का बोलबाला माना जाता है। वितरण न्याय को न्याय का गुण कहा जाता है। देखिए वितरण न्याय को न्याय का गुण कहा जाता है, गुण कहा जाता है। तो वितरण न्याय को न्याय का क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। वितरण न्याय का जो आधार माना जाता है, वितरण न्याय का आधार, वितरण न्याय का आधार, वितरण न्याय का आधार, वितरण न्याय का आधार योग्यता नहीं बल्कि आवश्यकता को माना जाता है, बल्कि आवश्यकता को माना जाता है। बल्कि इसको माना जाता है, आवश्यकता को माना जाता है। यानी कि जो समाज के जो संसाधन हैं, समाज के संसाधनों, देखिए साथियों मैंने आपको बताया कि जो अरस्तु ने जो इसका अर्थ बताया, अरस्तु ने बताया कि जिस मात्रा में व्यक्ति राज्य के न्यायिक और राजकीय कार्य में भाग लेगा, राज्य उसी मात्रा में उसको पद, सोपान और संपत्ति देगा, अरस्तु ने माना। लेकिन एक्चुअली जो इसका अर्थ होता है वितरण न्याय का, वो होता है कि समाज में जो संसाधन है, समाज के संसाधनों का उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसी प्रकार से बंटवारा किया जाएगा जिस प्रकार से लोगों की आवश्यकताएं हैं, योग्यता नहीं बल्कि आवश्यकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का बंटवारा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किसी एक व्यक्ति के लिए ही सभी संसाधन दे दिए, ऐसा नहीं है। सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का इसमें क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किसमें? वितरणात्मक न्याय में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? तो जो न्याय होता है साथियों, आज आधुनिक युग में न्याय के 3 मापदंड हैं साथियों। आधुनिक युग में न्याय के कितने मापदंड हैं? 3 मापदंड हैं। यहां लिख लीजिएगा, आज न्याय के 3 मापदंड हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इन्होंने बताया समानता, उसके बाद इन्होंने बताया योग्यता और आवश्यकता। तो न्याय के वर्तमान में 3 मापदंड हैं, समानता के आधार पर, योग्यता के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर। समानता, सभी लोगों में समानता लाने के लिए न्याय किया जाता है। योग्यता जिसकी जैसी है उसके लिए वैसा काम दिया जाता है। आवश्यकता जिसकी जैसी है उसके लिए वैसा काम दिया जाता है, उसके लिए वैसे संसाधन वितरित किए जाते हैं। तो न्याय के 3 मापदंड आज के युग में, आधुनिक युग में क्या है? प्रचलित हैं।
कौन कौन से हैं? समानता, योग्यता और आवश्यकता। बात क्लियर साथियों आज? तो चलिए, तो ये रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो न्याय होता है इससे संबंधित कुछ कथन हैं, कुछ कथन हैं। जैसे संत ऑगस्टाइन है, संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का एक झुंड बन जाता है। कौन कहते हैं? संत ऑगस्टाइन। कि न्याय के अभाव में राज्य क्या बन जाता है? डाकुओं का एक झुंड बन जाता है। कौन कह रहे हैं मेरे साथी? तो संत ऑगस्टाइन कहते हैं। ठीक है, जरा इसे रफ करिए। चलिए रफ करें इसे जरा। टॉपिक डालें, न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। टॉपिक डालिए साथियों, न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो सर सबसे पहला आता है संत ऑगस्टाइन का। संत ऑगस्टाइन का कथन है। ये जितने भी मैं साथियों आपको इसमें जो कथन बता रहा हूँ ये सब क्या माने जाएंगे? ये सब इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। ठीक है साथियों, तो संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि न्याय के अभाव में, न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। राज्य क्या बन जाता है? डाकुओं का झुंड बन जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? एक है थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए, तो संत ऑगस्टाइन क्या कहते हैं? संत ऑगस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया कि न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। ठीक है भाई, बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। अगले हैं थ्रेसीमेकस। लिखिए, थ्रेसीमेकस का कथन है। थ्रेसीमेकस का कथन है। ये जो थ्रेसीमेकस थे साथियों, ये प्लेटो से पूर्व के चिंतन है। कौन है? प्लेटो से पूर्व के चिंतक हैं थ्रेसीमेकस। ये कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। कौन कहते हैं? तो थ्रेसीमेकस का कहना है। एक है प्लेटो। प्लेटो तो आप जानते हैं, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे
और समाज में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करे। यही क्या है? यही न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे और सामंजस्य स्थापित करे। यही क्या है? न्याय है। लिखिए, प्लेटो के अनुसार प्लेटो के अनुसार प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए आपस में सामंजस्य की स्थापना करे। यही न्याय है। यही न्याय है। किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा। फिर है अपने अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। अगले हैं अरस्तु के अनुसार, एरिस्टोटल। अरस्तु के अनुसार अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। ये कौन कहते हैं? तो ये मेरे साथी अरस्तु कहते हैं। एक है सिसरो। सिसरो कहते हैं कि न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। न्याय क्या है? समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। कौन है? सिसरो। लिखिए, सिसरो के अनुसार सिसरो कहते हैं कि न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। न्याय क्या है? समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। कौन कहते हैं भैया? सिसरो कहते हैं। एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहते हैं कि यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह खतरा होता है। तो न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा करता है। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नंबर 6, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहते हैं कि यदि कहीं भी अन्याय होता है, यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह
खतरा पैदा करता है। न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा करता है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा करता है। एक है डी पास्कल। तो डी पास्कल क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या है कि शक्ति के बिना न्याय पंगु है। शक्ति के बिना न्याय पंगु है और न्याय के अभाव में शक्ति अत्याचार का साधन है। ये लीजिए, डी पास्कल कहते हैं कि शक्ति के बिना न्याय पंगु है, शक्ति के बिना न्याय पंगु है और न्याय के अभाव में शक्ति अत्याचार का साधन बन जाती है। लिखिए, डी पास्कल। डी पास्कल के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि शक्ति के बिना न्याय पंगु है। शक्ति के बिना न्याय पंगु है और शक्ति के बिना न्याय पंगु है और न्याय के अभाव में शक्ति अत्याचार का साधन बन जाती है। ये डी पास्कल कहते हैं कि शक्ति के बिना न्याय पंगु है और न्याय के अभाव में शक्ति अत्याचार का साधन बन जाती है। कौन कहते हैं? तो डी पास्कल कहते हैं। ठीक है। एक है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक ही बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है। एक बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है। भैया कौन सी बात ऐसी है? ये कहते हैं कि एक बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है कि न्याय की देवी के हाथ में जो तलवार है, न्याय की देवी के हाथ में तलवार है, वो नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि एक बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है, न्याय की देवी के हाथ में तलवार ना हो। कौन कहते हैं? ऑस्कर वाइल्ड। यहाँ जगह नहीं है साथियों, यहाँ लिख देते हैं। एक है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि एक बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है, अन्याय से भी बुरी है। वह यह है कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार ना हो। न्याय की देवी के हाथ में तलवार ना हो। जो तलवार लेके, तराजू और तलवार लेके जो एक मुंह वो बनाई गई है, प्रतिमा जो बनाई गई है कि एक हाथ में तराजू है, एक हाथ में तलवार है, जिसका पल्ला जो है रह गया कमज़ोर, उसके लिए गर्दन काट देगी। तो यही बात करते हैं ऑस्कर वाइल्ड कि एक बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है। वो क्या बात है? वो बात यह है कि अन्याय की देवी के हाथ में तलवार
ना हो, सॉरी, न्याय की देवी के हाथ में तलवार ना हो। बात क्लियर है ना? एक है साथियों, जोसेफ है कोई, जोसेफ एडिशन। जोसेफ एडिशन है एक, जोसेफ एडिशन कहते हैं कि न्याय अपने और पराये में, न्याय अपने और पराये में, शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता। इसलिए न्याय को अंधा दिखाया गया है। न्याय को अंधा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि न्याय अपने और पराये में, शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करता, इसलिए न्याय को अंधा दिखाया गया। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं भैया जोसेफ एडिशन। इसे रफ करें, जोसेफ एडिशन। इतने में आ जाएगा जहां तक है। दो और हैं। ये कथन आपको भाई पढ़ने ही पड़ेंगे। जब तक आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चैप्टर पूरा आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं हो सकता। इन्हीं विचारकों से क्वेश्चन पूछता है जोसेफ एडिशन। जोसेफ एडिशन के अनुसार ये अगला है जोसेफ एडिशन। जोसेफ एडिशन के अनुसार, जोसेफ एडिशन के अनुसार ये कहते हैं कि न्याय अपने एवं पराये में, शत्रु एवं मित्र में कोई भेद नहीं करता। कोई भेद नहीं करता। इसलिए न्याय को अंधा दिखाया गया है। कहते हैं ना कि कानून अंधा है, जिसका पलड़ा भारी वो बच जाएगा, जिसका पलड़ा हल्का उसकी गर्दन कट जाएगी। तो न्याय अपने एवं पराये में, शत्रु एवं मित्र में कोई भेद नहीं करता, इसलिए न्याय को कैसा दिखाया गया है? अंधा दिखाया गया है। बारकर क्या कहते हैं? बारकर कहते हैं कि न्याय को जीवन का अंतिम मूल्य है। न्याय क्या है? न्याय जीवन का अंतिम मूल्य है। कौन कहते हैं? बारकर कहते हैं। बारकर के अनुसार बारकर के अनुसार बारकर कहते हैं कि न्याय जीवन का अंतिम मूल्य है। ठीक है साथियों, ये जो अपना चैप्टर था हम लोगों ने देखा न्याय के बारे में। कल हम लोग देखते हैं, एक हैं रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जॉन रॉल्स हैं, एक उनकी पुस्तक है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो साथियों, मुझे उम्मीद है ये सभी जो बातें हैं आज की आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई अच्छे से करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन को सुधारें। जल्द से जल्द सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।